ये उसमें जो है परपोषी पोषण की जगह विषम पोषी पोषण लिखा हुआ है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। विषम पोषी पोषण और परपोषी पोषण दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी आप बिल्कुल उसको याद कर सकते हो वैसा के वैसा। उसमें अगर कम पॉइंट लिखे हुए हैं तो थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको 4 नंबर के हिसाब से तैयारी करना है। इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आता है अभी तक भूतकाल में, है ना। अब नया ब्लूप्रिंट अब आने वाला होगा, जस्ट बहुत जल्दी आ जाएगा मेरे ख्याल से। जैसे सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा उसी के साथ ही मेरे ख्याल से ब्लूप्रिंट भी आ जाना चाहिए नया। और मुझे नहीं लगता ब्लूप्रिंट में कुछ चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि चेंज नहीं होगा। बाकी अगर हो जाता है तो तब की तब देखेंगे। अभी के हिसाब से अपन सोचेंगे कि हमारे पास जो है पुराना ब्लूप्रिंट पे ही हम काम करेंगे, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो पिछले सालों में इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो हम जो भी क्वेश्चन तैयार करेंगे वो 4 नंबर के हिसाब से करेंगे, है ना। तो स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में कम से कम 5 अंतर आपको याद करना है। अगर कॉपी में कम लिखे हुए हैं तो थोड़ा सा उसको और बढ़ाकर लिखिए। एक दो पॉइंट कहीं से ढूंढिए, अगर आपके पास पुरानी परीक्षा ध्यान रखी हुई है तो उसमें ढूंढिए, या फिर इंटरनेट से ढूंढिए, पता करिए, है ना। इसको याद कीजिए। अभी हम देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। कर परिभाषा पढ़ ली थी, क्या मुझे कोई बता सकता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? भैया हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अ, अभिक्रिया करके। नहीं बता सकता? बता सकते हो मेरे ख्याल से, नाम से पूछता हूँ चलो। श्रद्धा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? भैया हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित कवर द्वारा CO2 और H2O का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, आपने सबने मुझे सुन लिया होगा। मेरे गए हेडफोन गए, शायद पूरी तरह से गए हैं अब। दीपा को पता है। आ, लेकिन आपको आवाज कैसे आ रही होगी फिर मेरी यार? हेडफोन को माइक भी तो हटा ही लेता हूँ। चलो। उम्मीद है अभी भी आवाज क्लियर ही होगी, पहले की जैसी आ रही होगी। आ, दीपा बताना चाह रही है। हाँ दीपा बोलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो दीपा बोलो। हाँ। हरे हरे पौधे क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्रिया कर स्टोर्स बनाते हैं एवं ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। मुझे डेफिनेशन मेरे ख्याल से फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने, बिल्कुल सही था दीपा। मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने याद कर ली होगी। प्रियांशु का मैसेज आ रहा है, हाँ हमने सुना भी दी। हाँ ठीक है, मेरे माइक मतलब मेरे हेडफोन खराब थे, पता नहीं कब से खराब थे। चलो, आज हम रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन भी याद करना पड़ेगी, डेफिनेशन के बाद हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगी, और डायग्राम भी छोटा मोटा बना सकते हैं हम, है ना। डायग्राम भी पुस्तक में देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन डायग्राम नहीं भी बनाओ इसमें पर्टिकुलर इस पौधे इस बारे में, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन में क्या होगा? CO2, दो चीजें हैं बस, पौधों को दो चीजें मिलती है एटमॉस्फेयर से, वातावरण से। पहली है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और CO2 के साथ साथ जो है हम पानी उपलब्ध करवाते हैं किसको? पौधों को। बस ये दो ही चीजें देते हैं हम। और सूर्य का प्रकाश जो है वो उपस्थित रहता है। दो चीजों की उपस्थिति चाहिए, सूर्य का प्रकाश, आप इसको यूवी लाइट भी लिख सकते हो। सूर्य का प्रकाश, एरो इतना बड़ा बनाना कि सूर्य का प्रकाश इकट्ठा लिखा जाए, अगर नहीं लिखा पा रहा है तो ऊपर नीचे करके लिख दें। और दूसरी चीज की उपस्थिति है क्लोरोफिल या फिर हरित लवक जिसको हम बोलते हैं, है ना। क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं और हरित लवक भी बोल सकते हैं। तो हरित लवक और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे क्या करेंगे? CO2 और H2O के साथ अभिक्रिया करके एक इंपॉर्टेंट चीज बनाएंगे जो मनुष्य भी बनाता है, और वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर अभी तक याद नहीं है, अभी तक मैंने नहीं बताया ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा C6H12O6, है ना।
ग्लूकोज का फॉर्मूला, और साथ में बनाते हैं O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, और साथ में रिलीज करते हैं ऊर्जा या ऊष्मा, सॉरी ऊष्मा इसमें नहीं, अभी श्वसन में होती है, पानी, H2O। तीन चीजें बनाते हैं। बोलो कि पानी से ही पानी बना रहे हैं, एक्चुअली में ये पानी जो है सह उत्पाद के रूप में निकलता है। ऑक्सीजन जो है वो बबल के रूप में निकलती है। ये पानी पौधे को मदद भी करता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण में। अब ये वाष्पोत्सर्जन कर्षण क्या होता है, मेरे ख्याल से 9th का थोड़ा बहुत तो याद होगा। वाष्पोत्सर्जन कर्षण क्या था, अ, अगर याद नहीं है तो ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। पौधे में क्या होता है, दो ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जिम्मेदार होता है पानी के लिए, हालांकि हम 10वीं में भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। जाइलम जिम्मेदार होता है पानी के ट्रांसपोर्टेशन में, पानी ले जाता है वो। और फ्लोएम जिम्मेदार होता है खाने के लिए, पौधे में फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के माध्यम से होता है ना। तो जाइलम पानी के लिए जिम्मेदार है, फ्लोएम जो है वो फूड के लिए जिम्मेदार है। होता क्या है, आप अगर पौधे को अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे जड़ें होती हैं और बीच में तना और ऊपर पत्तियां होती हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, और रंध्र भी कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में ही पाए जाते हैं। रंध्र से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है गैस, रंध्र के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से वायुमंडल में आती है। और जिस प्रकार से आपने एक एडवर्टाइज सुनी होगी, ग्लूकोज की एडवर्टाइज आती है, सूर्य जो है गर्मी के दिनों में वो स्ट्रॉ लगाकर बच्चे का जो है वो पानी जो है वो चूस लेता है। एक एडवर्टाइज आती है, बहुत फेमस एडवर्टाइजमेंट है वो, एडवर्टीजमेंट बोलो या एडवर्टाइजमेंट बोलो, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। तो वो एडवर्टीजमेंट में बहुत अच्छे से उसका उदाहरण लेके समझ सकते हैं हम वाष्पोत्सर्जन कर्षण कैसे होता है, पौधों में कैसे काम करता है। जैसे वो सूर्य पानी चूसता है ना स्ट्रॉ लगा के, वैसे सच में ही पानी जो है भाप बनकर उड़ता है, पत्ती में से भाप बनकर उड़ता है। एक्चुअली में ऑक्सीजन जो निकलती है ना वो बबल के फॉर्म में निकलती है, वो बबल फूट जाता है तुरंत ही। अगर नमी ज्यादा होती है तो वो बबल थोड़ा सा जहां बाहर भी जा सकता है। उदाहरण के लिए जंगलों में ऐसा होता है, वो ऑक्सीजन जो है वो बबल के रूप में बाहर जाती है और फूटती है ना। तो पानी जो है सूर्य मतलब क्या कर रहा है, पत्ती पे से चूस रहा है। तो पानी कहाँ से आएगा, नीचे से ही आएगा ना, नीचे से ही होता हुआ आता है। जाइलम से जो है वो पानी जो है जड़ों में से होता हुआ, तनों में से होता हुआ पत्ती की सहायता से ऊपर चला जाता है ऊपर। इसी को वाष्पोत्सर्जन कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण। तो जो वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है ना पत्ती के माध्यम से, वो पानी ले जा रहा है, सूर्य खींच रहा है उस पानी को, और वो पानी नीचे से जड़ के माध्यम से, तने से होता हुआ, टहनी से होता हुआ पत्ती के माध्यम से ऊपर चला जाता है। और इसी पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं जड़ के माध्यम से। सारे जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं ना, वो जड़ एब्जॉर्ब करती है, और पानी के माध्यम से वो पौधे के सब भागों से होते हुए आखिरी में पत्ती से होते हुए पूरे चले जाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। वाष्पोत्सर्जन कर्षण बहुत जरूरी फिनोमिना है, बहुत जरूरी क्रिया है पौधों में। अगर ये नहीं होगी तो जड़ों से पोषक तत्व पौधे के सभी भागों तक नहीं पहुंचेंगे। आप देखोगे जिस हिस्से में पौधे के पत्तियां नहीं आएंगी, वो हिस्सा डेवलप भी नहीं कर पाएगा। अगर बैरागढ़ के बच्चों को देखना है तो मिडिल में एक, जहां हैंडपंप है, जहां मोटर लगी हुई है, वहां एक पीपल का पेड़ है। आप देखो वहां पर ऊपर की पत्तियां आना बंद हो गई हैं। तो पत्तियां आना बंद हो गई तो नई टहनी आना भी बंद हो गई है उस पर, उस हिस्से पर पीपल के। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पत्तियां जिम्मेदार है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ रंध्रों के लिए, और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन कर्षण के लिए जो कि रंध्रों में ही हो रहा है, और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उपस्थित होता है हरित लवक, वो भी पत्तियों में ही उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में ही होती है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण भी पत्तियों में ही होता है। तो सूर्य वो वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण से पत्तियों में रंध्र में उपस्थित पानी को ऊपर सोखता है। और वो सूर्य जब खींच रहा है पानी को, तो पानी की कमी कहाँ से पूरी होगी, जड़ों से। जड़ों से पानी जाइलम ऊतक के माध्यम से पत्तियों से होता हुआ सूर्य की तरफ वाष्पीकृत होता है, और ये पानी अपने साथ क्या ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स ले जाता है जो मिट्टी इसको देती है। और क्योंकि पत्तियां सबसे ऊपर हैं, आप पौधे के सभी भागों में सभी टहनियों पे पत्तियों देखोगे तो सभी टहनियों से ये हो रहा होता है, इसी कारण से वो पानी के माध्यम से पोषक तत्व जो है वो पूरे पौधे में पहुंच पाते हैं, और पौधे के पूरे अंगों का विकास हो पाता है। इसी कारण से पौधा पौधा बन पाता है। वाष्पोत्सर्जन कर्षण, जाइलम ऊतक, ये सभी उसमें सहभागिता दिखाते हैं।
हालांकि जाइलम ऊतक फ्लोएम ऊतक जैसा मैंने बताया फिर से काम आएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर बात वापस आते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण पे। तो CO2 कहाँ से मिली उसको, पौधे को? वातावरण से मिली। CO2 इंटर भी रंध्र के माध्यम से ही करेगी। पत्ती में रंध्र होता है, स्टोमेटा बोलते हैं। रंध्र के माध्यम से ही CO2 उसमें प्रवेश करेगी पौधे में। और CO2 पानी कहाँ से मिलेगा? वाष्प, वही जड़ों के माध्यम से पानी मिलता है। पानी हम देते हैं या प्रकृति देती है पौधे में पानी, तो वह नमी जड़ों के माध्यम से सोखता है। सूर्य का प्रकाश उपस्थित है। हरित कवक कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि बेटा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कहाँ है, पौधे के किस हिस्से में होती है? तो पत्तियों में होती है, वहां याद रखिएगा। हरित लवक क्यों होती है? पत्तियों में ही क्यों होती है? क्योंकि हरित लवक जो सूर्य की ऊर्जा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए उत्तरदायी है, वो पत्तियों में ही पाया जाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पत्तियों में कहाँ ऊपर पाया जाता है, हरित लवक के नीचे? तो पत्तियों में ज्यादातर जो हरित लवक की उपस्थिति होती है वो पत्तियों के नीचे साइड होती है। नहीं, ऑक्सीजन पाया जाता है नीचे, पत्तियों के ऊपर ही पाया जाता है, पत्तियों में ही पाया जाता है। इसका थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, देखना पड़ेगा, बुक की सहायता लेंगे आप। हरित लावक कहाँ पाया जाता है? वैसे पत्तियों में पाया जाता है, इससे डीप में कोई पूछेगा नहीं तुमसे। वो हरित लावक क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा, और जो CO2 एब्जॉर्ब की गई है उसकी सहायता से और पानी की सहायता से क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा। साथ में सह उत्पाद के रूप में पानी और O2 और बनाता है। पानी और O2 ऑक्सीजन गैस और बनाता है। ये O2 पानी के रूप में ही, दोनों कंबाइंड रूप में ही उसके पत्ती से बाहर आती है। पानी का बबल बना रहता है जिसके अंदर O2 भरी हुई रहती है, और वो पत्ती से ऊपर आता है और फूटता है। बहुत सुंदर नजारा होता अगर हम इसको देख पाते। अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाते, क्योंकि ये बबल नॉर्मली पत्ती के ऊपर से आते ही फूट जाएगा, पानी जो है वो फूट जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी वहीं के वहीं। लेकिन मैंने बताया बारिश के दिनों में, नमी के दिनों में बबल जो है थोड़े से लंबे जा सकते हैं और देखे जा सकते हैं, या किसी प्रैक्टिकल से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है। एक्चुअली में है ऐसे प्रैक्टिकल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो कर नहीं पाएंगे। मैं यूट्यूब पे सर्च करके कोशिश करूंगा उसको भेजने की, अभी 10 मिनट के गैप में ही आप देख सकते हैं यूट्यूब पे उस वीडियो को। लेकिन ज्यादातर इससे वीडियो जो है वो इंग्लिश में होंगे, तो उससे डरिएगा मत। इंग्लिश से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना हमको हालांकि आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखोगे तो हाइड्रोजन दिख रहा है 12, है ना, 12 और 2 14 दिख रहा है। तो हमको हाइड्रोजन को यहाँ पर 14 करना है, तो 7 लगाएंगे। यदि हमें वो वीडियो समझ में नहीं आया, पैनक्रियास वाला 2 वीडियोस भेजे थे एक्चुअली में। मैंने एक वीडियो गलती से फेसबुक की लिंक ही भेज दी थी, क्योंकि मेरे को वो सामने आ गया, तो मैंने सोचा वीडियो डाउनलोड करने में टाइम लगेगा, भूल जाऊंगा। आज ऑलरेडी मैं नॉर्मली एक दिन में एक वीडियो भेजता हूँ ग्रुप पर, उसकी बात बाद में कर लेंगे। अभी अपन इस पे ही रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट करते हैं। रिएक्शन बैलेंस करना है, C को 6 करना है तो सी को 6 कर दो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को 7 करना है, तो 7 करना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। 7 दूनी 14 करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि 7 कितना हो जाए, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12 और 7 19, और 19 यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है ना। 6, और अगर इसको हम 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 18 और एक 19 हो तो गया यार। हाइड्रोजन 7 है, हाइड्रोजन 7, और रिएक्शन ऐसे भी बैलेंस हो गई देखो। बुक में जो दी हुई है वो भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई है। हाइड्रोजन कितने हो गए 12 और 2 14, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 6 दूनी 12 और 7 19, यहाँ पर कितने हो गए 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और एक 19। रिएक्शन तो ऐसे भी बैलेंस हो गई। लेकिन 2 तरह से होती है। अपन को इसको इसको रटना पड़ेगी अपन को अनफॉर्चुनेटली। सही फॉर्मूला से मैं फिर बता रहा हूँ, ये सही है। रिएक्शन बैलेंसिंग मुझे नहीं लगता, अगर आपको कोई से कंपोनेंट कम दिख रहा है तो मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इस गलत है, ये सही है। लेकिन हमको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो बुक की बैलेंसिंग है वही याद रखना पड़ता है। 6 12 खाली 6 6 इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है मैंने। इसको अपन को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, CO2 पानी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब पानी, है ना। पानी सहपात, ऑक्सीजन और पानी सहपात उत्पाद के रूप में निकलते हैं। तो इसको मैंने याद करने के लिए क्या कर दिया था, लिख दिया था 6 12 खाली 6 6, ग्लूकोज के अलावा बाकी में 6 12 खाली 6 6,
इस तरह से याद करना था। मैंने इसके पहले जो बैलेंस करी थी वो भी बैलेंस थी, अभी देखना अभी भी बैलेंस ही है। कार्बन 6 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन गिनो, 6 दूनी 12 और 12 24, है ना। यहाँ पर 6 ऑलरेडी है, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और 6 24। हाइड्रोजन देखो, 6 दूनी 12 और 12 24, और यहाँ 12 12 24, हाइड्रोजन भी बराबर है ना। तो इस प्रकार से भी बैलेंस है, और जो पहले करी थी वो भी बैलेंस थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ टीचर से कॉपी में बहस नहीं कर सकते हैं, जो कि टीचर कॉपी चेक कर रहा होगा उससे। यहाँ तो हम टीचर से बहस कर लेंगे, सर बैलेंस हमारी सही तो है, आपने तो सिखाया है इधर कार्बन बराबर हो, इधर हाइड्रोजन बराबर हो गया, यहाँ बहस कर लोगे आप टीचर से। लेकिन बोर्ड की कॉपी में बहस नहीं कर पाओगे, कि पहले से एज्यूम करके कि टीचर हमारा गलत करने वाला है। तो इसीलिए हमको बोर्ड की कॉपी में वही लिखना पड़ेगा जो बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वहां पर दूसरी बार कॉपी चेक होती है तो रेफरेंस किसका लिया जाएगा, बुक में ऐसा दिया हुआ है ना। इसी कारण से हमको जो बुक में लिखा होता है, कई बार ऐसा हो समझौता करना पड़ेगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये ठीक है, आप सही बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है, और सच्चाई भी बोल रहे हो आप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको ना मानते हुए बुक को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां टीचर से बहस नहीं कर सकते, ना हमारी कॉपी बहस कर पाएगी उस टीचर से जो कॉपी चेक कर रहा होगा, है ना। इसलिए हमको बुक को ही फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मूला 6 12 खाली 6 6 से याद कर सकते हो। रिएक्शन है, एक बार और लिख कर देख लोगे यदि तो बहुत अच्छा होगा। क्लास के बाद 10 मिनट के गैप में रफ कॉपी में एक बार लिख कर देख लेना। CO2 हवा से मिली पौधे को, पानी हमने दिया, दो चीजों की उपस्थिति चाहिए, यूवी लाइट जो कि सनलाइट से मिलेगी उसको, आप इंग्लिश में सनलाइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूवी लाइट भी लिख सकते हो, और नीचे जो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक लिख सकते हो। साइंस में ये अच्छा है, आप आधे हिंदी इंग्लिश बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हरित लवक ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6 बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे ऑक्सीजन गैस, और बनाएंगे पानी। अगर कुछ बच्चों को वो याद होगी आपको, जब अपन ने श्वसन अभिक्रिया पढ़ी थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में श्वसन अभिक्रिया, तो उसमें ग्लूकोज टूटता है ना। उसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आपने देखा होगा जब मैंने स्टार्टिंग करी तो यहाँ पर H2O की जगह आपको बोल दिया था ऊष्मा, तो मेरे को ऑलरेडी कंफ्यूजन होता है उसमें और इसमें, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा संभलना है इसमें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो श्वसन वाली अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से टूटता है, और CO2 पानी और ऊष्मा बनाता है। अगर याद नहीं आ रही हो तो अभी गैप में या फिर इस क्लास के बाद में या अभी के अभी देख सकते हो आप, चैप्टर फर्स्ट में आई थी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। उस अभिक्रिया में रिएक्शन में कंफ्यूजन होता है इसमें और उसमें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो नहीं रहेगा वो कंफ्यूजन, है ना। और रिएक्शन बैलेंस करना है इसको, तो अपन क्या करेंगे, 6 12 खाली 6 6, ठीक है। ये हमारी हो गई प्रकाश संश्लेषण। दो चीजें हो गई, पहले हो गई डेफिनेशन, दूसरी हो गई रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये ग्लूकोज किन 3 चरणों में पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो वो 3 चरण ज्ञात कर लेते हैं। एक बार बुक की तरफ चलते हैं, क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले ये प्रकाश संश्लेषण 3 चरणों में पूरी होती है। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सबसे पहला काम क्या होता है, जो हरित लवक होता है वो सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है ना। तो आपको प्रकाश संश्लेषण में इन तीनों पॉइंट को लिखना पड़ेगा। इसमें डायग्राम सही नहीं है, मुझे सही नहीं लगता प्रकाश संश्लेषण का, कैसे याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अब कुछ बच्चे रख भी सकते हैं, बोल नहीं सकते कि सभी नहीं रख पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण में एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट दी हुई है। अनुप्रस्थ काट मतलब होता है अगर उसको हम काट दें तो किस प्रकार से वो पत्ती दिखाई देगी। यहाँ पर पता चल जाएगा क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, ऊपर ही होता है यार हरित लवक। हरित लवक ये है ना। ये इन्होंने पहले पत्ती बताई हुई है, तो पत्ती में कौन कौन से, ये बीच में बड़ी बड़ी को मध्यशिरा बोलते हैं, यहाँ ऊपर वाले हिस्से को पर्णपटल बोलते हैं, और ये जो पतली शिरा होती है उसको शिरा बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर जो महाशिरा होती, मध्यशिरा होती है, उसमें ही फ्लोएम और जाइलम 2 हिस्सों में बटी रहती है। ऊपर का हिस्सा फ्लोएम रहता है, नीचे का हिस्सा जाइलम रहता है ना। और इसी चीज को नीचे बताया हुआ है कि ऊपरी बाहरी त्वचा की कोशिकाएं ऐसी रहती हैं। फिर उसके बाद पाया जाता है हरित लवक,
हरित लवक के पास ही बीच बीच में वायु के कोश होते हैं। वायु के कोश मतलब रिक्तिका, खाली स्थान पाया जाता है। ये कोशिका की रिक्तिका नहीं, कोशिका के बाहर की रिक्तिका है, कोशिका के अंदर की रिक्तिका अलग होती है। ये वायु कोश है, हवा के लिए स्थान छूटा हुआ है। और यहाँ पर जो है द्वार कोशिका है, मतलब निचली त्वचा, ये ऊपरी त्वचा है और निचली त्वचा। तो हरित लवक जो है ऊपरी त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है ना। सबसे नीचे जो है एक एंजाइम होता है, वो अभी आएगा, अगले चैप्टर में आएगा वो, कि कैसे हम जो है वो निचली सतह में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन या एक और साइटो ऐसे कोई एंजाइम है कुछ पौधों में पाया जाता है। एंजाइम के बारे में भी बात करना है, मनुष्य के पाचन तंत्र में देखेंगे। तो ये है प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो 3 चरण कौन से? पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। मेरे ख्याल से अगर जब मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है तो डायग्राम बनाने मैं क्यों नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप छोड़ना चाहते होंगे कि कोई भी कसर छोड़ो आप, है ना। जाइलम और फ्लोएम आप जब जानते हो तो ये पत्ती पत्ती को क्या कर रहा है, बीच से काटा है। मतलब जैसे मान लो उदाहरण के लिए पत्ती का शेप ऐसा होता है ना, अपन डायग्राम में बनाते तो हैं, ऐसा होता है पत्ती का शेप। इसको यहां से काटा है और फिर इस हिस्से को ऐसा रखा हुआ है, देखो आप समझ गए होगे ना। और इसमें जो है वो बड़ी बीच में से काटा हुआ, तो बड़ी बीच में बड़ी हिस्सा होता है, आप देखते हो ये वाला हिस्सा जो है वो बड़ा रहता है, थोड़ा सा मोटा रहता है बाकी हिस्से के लिए। अब कल स्कूल में घूमना तो पत्ती देखना उसको बीच में से काट के कि ये पत्ती है। ऊपर के इस बीच वाले हिस्से को मध्य शिरा बोलते हैं, जो छोटे छोटे हिस्सा होते हैं उसको शिरा बोलते हैं, और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको पर्णपटल बोलते हैं। ये पत्ती का मामला का उसमें, हाँ पत्ती में 2 चीजें और बताना है। जो बीच की धमनी, मतलब जो बीच की शिरा मध्य शिरा होती है, उसका ऊपरी वाला हिस्सा फ्लोएम कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा जाइलम कहलाता है। बस पत्ती के बारे में इतना ही बोल दिया। ये पहला डायग्राम, अलग अलग डायग्राम है। और अब इस हिस्से को इन्होंने बड़ा करके बताया हुआ, एरो बनाया ना, इस इधर थोड़ा सा जूम करके देखा है। तो अब ये कोशिकाओं के बारे में बताया। कोशिकाओं में सबसे पहले जो है वो ऊपरी त्वचा आ जाती है, फिर आता है हरित लवक। हरित लवक के बाद ये छोटी छोटी अलग अलग कोशिकाएं हैं, जो पत्ती के डिपेंड करेगी कौन से पौधे की पत्ती है। उसी में बीच में गैप है तो उसको वायु कोश बोला हुआ है। और आखिरी में निचली त्वचा, द्वार कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, निचली बाह्य त्वचा, है ना। तो एक्सप्लेन करने के बाद मेरे ख्याल से डायग्राम इजी हो जाएगा। साइंस के पेपर में डायग्राम इज मस्ट, डायग्राम बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक में अगर डायग्राम है तो वो चाहे 3 नंबर का आए चाहे 4 नंबर का आए, 2 नंबर में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। लेकिन डायग्राम अगर आया है, अगर उस क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण आया है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर निकट दृष्टि दोष लिखने के लिए आया है, दोष किसे कहते हैं, कितने तरह का होता है, निवारण का उपाय होता है, तो आपको निकट दृष्टि दोष का डायग्राम बनाना पड़ेगा। अपवर्तन का क्वेश्चन आया, अपवर्तन किसे कहते हैं, तो कांच की सिल्ली से अपवर्तन बनाना पड़ेगा। 2 टेस्ट हुए हैं, शायद 2 ही हुए हैं, 3 हुए हैं। उन दोनों टेस्टों में मैंने आपको बार बार बोला है कि डायग्राम बनाना सीखो, डायग्राम इज मस्ट फॉर साइंस। साइंस में डायग्राम बेहद जरूरी है, बिना उसके नंबर कटेंगे, है ना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा में अवशोषण पहला चरण है। क्लोरोफिल ने क्या करा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया। प्रकाश दूसरा चरण क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, है ना। तो दूसरे चरण में क्या होगा, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हुई है उसको हम कन्वर्ट, मतलब पौधा कन्वर्ट करता है रासायनिक ऊर्जा में, और उस रासायनिक ऊर्जा से क्या करता है, पानी को तोड़ देता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में। आपको मालूम है विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन पौधा इसमें रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है और वो कन्वर्ट कर दे रहा है जल को काय में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये दूसरा चरण हो गया। ऑक्सीजन यहीं से मिलती है अपन को, पानी को काय में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सोचो अपन कितनी विद्युत अपघटन करके पानी को तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और पौधा जो है रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके उसको तोड़ लेता है ऑक्सीजन। कितना इंटेलिजेंट है, उसके पास तो बिजली भी नहीं है, अपन को तो बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत अपघटन करके आपके पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। तीसरी स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, CO2 को कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअली में ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है। आपको मालूम है हमारे शरीर में 4 प्रमुख ग्लूकोज, 4 प्रमुख खाद्य पदार्थ को अवशोषित करने के बाद 4 प्रमुख चीजें अवशोषित की जाती है खाने में से, 4 चीजें निकाली जाती हैं। हमारे पोषण के लिए 4 चीजें जरूरी हैं।
प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ये 4 चीजें ही जरूरी हैं यहाँ पर, है ना। कोई भी खाने से हमारी चीजें, हमारे शरीर केवल ये 4 चीजें ही निकालता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो एक्चुअली में ग्लूकोज ही है। हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। शॉर्ट में इसको आजकल कार्ब्स बोलना ज्यादा जाने लगा है। शॉर्ट में कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स बोलते हैं। जो जिम जाते हैं ना बच्चे, वो बहुत अच्छे से इस टर्म को समझते हैं, कार्ब्स। उनका ट्रेनर बार बार कार्ब्स का इस्तेमाल करेगा, कार्ब्स कम खाओ, कार्ब्स कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट कम खाओ। और हम सबसे ज्यादा इंडियंस जो है ना, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा खाते हैं। हमारी गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली पहले तो नहीं होता था, लेकिन चावल में भी अभी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आ रहा है। और हमारा सबसे बड़ा खाद्यान्न यही है। हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। और साथ में दाल लेते हैं, तो दाल में जरूर प्रोटीन है। दाल में मैं मान सकता हूँ, दाल में प्रोटीन है। और जिस दाल में है वो हम बहुत कम खाते हैं। काली दाल में, अब काली दाल को शायद उड़द की दाल बोलते हैं। उड़द की दाल में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। मूंग की दाल में भी अच्छा होता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा खाते हैं तुअर की दाल, जिसको हम अरहर की दाल बोलते हैं। तुअर को ही अरहर बोलते हैं। अरहर की दाल सबसे ज्यादा खाते हैं। उसमें प्रोटीन कम होता तो है, लेकिन कम होता है बाकी दालों की तुलना में। उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो ग्लूकोज ही तो है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना। तो यही तो बनाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ही तो बनाता है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट याद ना रहे तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, CO2 को काय में कन्वर्ट करता है वो, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा अपन एक बार अपनी भाषा में लिख कर देख लें, 3 चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण है हरित लवक द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करना। हरित लवक सूर्य के प्रकाश को या सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। हरित लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। पूरा ना लिखो चलेगा। पहली स्टेज क्या है, हरित लवक क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। अवशोषित साइंस का शब्द है, बहुत बार यूज होता है। अवशोषित करना मतलब कि सोखना, एब्जॉर्ब करना, इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। जैसे स्पॉन्ज अगर पानी में रख दोगे तो वो स्पॉन्ज क्या करेगा, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, है ना। दूसरा, दूसरी स्टेप में क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल ने या हरित लवक ने एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है, उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को काय में कन्वर्ट किया जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। पहला चरण है हरित लवक द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, और दूसरा चरण है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और इसी में ही जल के अणु से, जल के अणु से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लिया जाता है। जी हाँ, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अलग अलग होता है। H2 व O2, जल के अणु से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस पृथक पृथक कर ली जाती है, या तोड़ लिए जाते हैं, या फिर अलग अलग कर लिए जाते हैं। आप जिस भाषा का उपयोग करना चाहो, पृथक कर लिए जाते हैं या अलग कर लिए जाते हैं। पहली स्टेज में क्या, हरित लवक द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसकी सहायता से जल के अणुओं में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग या पृथक कर लिया जाता है। तीसरी स्टेज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर लिया जाता है। C6H12O6, ग्लूकोज भी बोल सकते हो। आप बोलोगे आप हमको सही बता दो एक बार में, ग्लूकोज लिखना है कार्बोहाइड्रेट, हम वही याद कर लेंगे। कंफ्यूज ना करो कि ग्लूकोज लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बेहतरीन शब्द है, बुक में कार्बोहाइड्रेट लिखा है तो कार्बोहाइड्रेट ही याद रखो। लेकिन अगर भूल जाओ परीक्षा में तो याद रखना, तीसरे स्टेज में पौधे क्या करते हैं, CO2 से कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं, वही तो उनके प्रमुख आधार है।
वही तो उनका रोजी रोटी है, मतलब उसी ग्लूकोज से तो उनका शरीर चल रहा है ना। हमारा शरीर भी ग्लूकोज के कारण से ही चल रहा है। एक्चुअली में जो बोलते हैं ना, डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई, कुछ नहीं है, वो ग्लूकोज ही है हमारी बॉडी में। और ये ग्लूकोज डेली बनता है हमारी बॉडी में। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज ही बनाती है बॉडी। और ये ग्लूकोज ही हर कोशिका को ऊर्जा भी देता है। ये ग्लूकोज ही हर कोशिका को, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा भी प्रदान करता है। फिर बोलोगे कि ग्लूकोज फिर डायबिटीज में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? एक्चुअली में हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोज बनना चाहिए, जिसका उपयोग हमारा शरीर करेगा ऊर्जा बनाने में। हर कोशिका उपयोग करेगी ऊर्जा बनाने में। लेकिन जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने लगते हैं, जो कि हम खाते हैं, हमारे अब देखना ये ड्रास्टिकली चेंज होगा बहुत ज्यादा। इंडियंस लोग जो गेहूं खा रहे हैं ना, धीरे धीरे जो है वो समझेंगे इस बात को। आप लोग भी समझोगे कि हमको डायबिटीज क्यों हो जा रही है। हम तो चाय भी नहीं पी रहे हैं या बहुत कम चाय पी रहे हैं। अभी सबसे बड़ा रीजन तो अभी तो यही है, चाय ही है सबसे ज्यादा डायबिटीज की जड़। अगर घर में भी कोई जड़ चाय पी रहा है ना, बहुत ज्यादा मीठी चाय पी रहा है, आप लोग भी मीठी चाय कम कर दो, शक्कर कम कर दो। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर हम रोटी भी खा रहे हैं ना, तो उससे भी ग्लूकोज मिल रहा है हमको। और फिर हम शक्कर खा के तो ग्लूकोज ही खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ग्लूकोज इतना जाना चाहिए बॉडी में वो इतना जा रहा है। मतलब स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, इतना बता रहा हूँ। तो जब इतना ज्यादा ग्लूकोज बनेगा तो शरीर की एक क्षमता है ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी ग्लूकोज का क्या करेगा वो? बाकी ग्लूकोज का कुछ नहीं करेगा, वो जो है ब्लड में ही घुलता रहेगा, ब्लड में ही घूमता रहेगा शरीर में, इधर से उधर, इधर से उधर। अगर शरीर सर में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बहुत, अगर वो ग्लूकोज ब्लड में घुला रहा, उसको कम करने का काम हमारा एक एंजाइम करता है। उसको हम हार्मोन बोलते हैं, और वो हार्मोन है इंसुलिन, जो कि 7वें चैप्टर 6वें चैप्टर में फिर से आएगा। इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। लेकिन बेचारा अब कितना करेगा? इतने की जगह इतना आ जाएगा ग्लूकोज तो खा लेगा, वो खत्म कर देगा, उसको कवर कर लेगा, है ना। लेकिन इतने की जगह इतना आएगा तो वो इंसुलिन भी कम पड़ जाएगा और हमको हो जाएगी डायबिटीज। फिर वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमता रहेगा। अब देखना, ब्लड के लिए जगह इतनी सी है। ब्लड के लिए, मान लो उदाहरण के लिए, क्योंकि धमनी शिरा है तो उतनी जगह में घूमता है ना ब्लड, इतनी जगह है, उसमें उसको अभी कंपोनेंट पढ़ेंगे ब्लड के। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये 4 कंपोनेंट होते हैं। जिसमें से व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में साइंस क्लब में अभी वीडियो देखा। वो व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करती है। अब जब ज्यादा मीठा खा रहे हो, ज्यादा गेहूं खा रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। इंसुलिन जितना कम कर सकता है बेचारा कम करेगा। लेकिन वो बचा हुआ ग्लूकोज कहाँ जाएगा? वो ब्लड में ही घुलता रहेगा। और फिर हमें हो जाएगी डायबिटीज। नुकसान नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ब्लड में जो जगह व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को मिलना चाहिए, वो जगह घेर रही है शक्कर, ग्लूकोज। और उसके कारण से क्या होगा? उसके कारण से ये होगा कि ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाने के कारण से आपको तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। वो ब्लड अगर ज्यादा मात्रा में सर में जाएगा तो क्लॉटिंग हो जाएगी, पैरालिसिस, क्लॉटिंग हो जाएगी आपको ज्यादा ग्लूकोज खाने से। अगर हार्ट में होगा ज्यादा, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। किडनी डेली हर टाइम ब्लड जो है वो छान रही होती है। कल ही इंट्रोडक्शन दिया था उत्सर्जन तंत्र का, और आगे पढ़ेंगे भी। किडनी लगातार जो है ब्लड को छान रही होती है, और यूरिक एसिड और यूरिया निकाल रही होती है उसमें से। शक्कर जब जाती है तो किडनी को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। आप देखो, जिनको डायबिटीज हो जाती है ना, उनकी पेशाब के कारण से, अगर वो पानी ना डाले बाथरूम में, तो चींटे होने लगेंगे। अगर घर में टॉयलेट में चींटे हो रहे हैं तो चांसेस है किसी को डायबिटीज हो गई है। क्यों? क्योंकि किडनी जो है लगातार, किडनी का काम क्या है? यूरिक एसिड और यूरिया छानना। लेकिन बेचारी पे आप ज्यादा शक्कर खाकर उसको भी ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर ज्यादा डायबिटीज रहेगी तो किडनी भी खराब होगी। समझ रहे हो? डायबिटीज होगी तो इधर से लेकर इधर तक सब कुछ खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए शक्कर को कम करना बेहद जरूरी है। मीठा कम कर दो। बहुत पसंद है तो अभी से चेत जाओ, दिमाग में क्लॉटिंग हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है भविष्य में, किडनी खराब हो सकती है। और अगर घर में कोई मीठा खा रहा है तो उसको बताओ कि, अगर एकदम से कम नहीं किया जा सकता लेकिन धीरे धीरे किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे घरों में अभी चाय पी है, बहुत सारे घरों में गया हूँ, सर के साथ गया हूँ, अकेला तो नहीं गया, अभी नया नया हूँ। सभी के सभी जगह पर बहुत मीठी चाय पी रहे हैं। गलत है। वो चाय मैं बता रहा हूँ, आप अगर आप
रोटी खा रहे हो तो शुगर बन रही है बॉडी में, तो फिर आप शुगर ही खा रहे हो, तो फिर क्या होगा आपकी बॉडी का आगे चल के, है ना। और अगर इन सब से बिल्कुल भी फायदा नहीं पड़ता है तो लड़कियों के लिए इस पे आजकल तो लड़के भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा शक्कर खाओगे तो स्किन जो है वो डल होगी मेरे जैसे। स्किन पे अगर चमक चाहिए है तो शक्कर कम करना पड़ेगी, नमक कम करना पड़ेगा, है ना। मेरी जैसी स्किन नहीं चाहिए है तो आप लोग को अगर चिकना मतलब, चिकना शब्द कहाँ से आ गया, मतलब ग्लोइंग स्किन चाहिए है तो शक्कर और नमक कम करना पड़ेगा, है ना। मैंने शक्कर बहुत खाई है, नमक नमक मैं अभी भी बहुत ज्यादा खाता हूँ, तो उसके कारण से स्किन ग्लो पे फर्क पड़ता है। तो अगर तुमको वो किडनी की नहीं पड़ी है, हार्ट की नहीं पड़ी, दिमाग की नहीं पड़ी, शक्ल की पड़ी हो, शक्ल की बहुत सारे बच्चों को पड़ी हो, तो शक्ल अगर खराब नहीं करना है तो शक्कर की मात्रा कम करना पड़ेगी, है ना। आप अगर मेरी बात पे भरोसा ना करो तो जिसकी शक्ल अच्छी हो उसकी बात पे भरोसा कर सकते हो। एक एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में बोला था, मतलब इंटरव्यू में क्या, आप उनके इंटरव्यू पढ़ो आपको पता चल जाएगा, जो भी एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो शक्कर बिल्कुल नहीं लेते। यहाँ तक कि वो मानते हैं कि गेहूं तो खाते ही नहीं, हालांकि वो अपन इतना नहीं कर सकते। भविष्य में आप अगर उतना कमाने लगो तो आप भी करने लगोगे, हालांकि ऐसा गेहूं नहीं खाते वो लोग, बिल्कुल नहीं खाते गेहूं, चावल भी बहुत कम खाते हैं, चावल तो ले ही लेते हैं लेकिन गेहूं तो बिल्कुल ही नहीं खाते। ज्यादातर चीजें वो प्रोटीन बसा कर, भैया रोटी में शक्कर होती है तो खाना क्या चाहिए फिर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी अमीर जब अब खुद का पैसा कमाने लगो तो फिर रोटी रोटी तो खाने का मना नहीं कर रहा हूँ, मैं शक्कर कम करने का बोल रहा हूँ, है ना। जब अमीर हो जाओ थोड़े से तो फिर रोटी खाना ही बंद कर देना, ताकि क्योंकि फिर फिल्म इंडस्ट्री जैसे बन जाओ तब, है ना। रोटी चावल खाने का मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ये बोल रहा हूँ कि सब्जी दाल वगैरह भी ज्यादा खाओ और सभी प्रकार की दालें खाना शुरू करो, बहुत जरूरी है ना। एक्स्ट्रा शक्कर खाना कम करो जिसके कारण से आपको क्लॉटिंग हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी खराब हो सकती है। मेरे रिश्तेदारों में सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्लॉटिंग भी हुई है, किडनी खराब भी हुई है ना। भगवान ना करे हार्ट अटैक किसी को आया हो, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन शुगर के कारण से परेशानी हो सकती है, तो अपने लोगों को जागरूक करो, है ना। ये प्रकाश संश्लेषण में शुगर कहाँ से घुस गया मुझे नहीं मालूम है, मैं फिर से वापस प्रकाश संश्लेषण पे आ रहा हूँ। तीन चीजें तीन लेवल पे होती है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है, रिएक्शन आपको समझ में आ गई है। पहली स्टेज में हरित लवक द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है, दूसरे स्टेज में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे जल के अणु काय में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाते हैं, और तीसरी स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और ये कार्बोहाइड्रेट ही पौधे को ऊर्जा देता है, और इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, चल 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करो, टाइम अप हो गया है, 6:41 हो रहे हैं, 6:52 पर एक बार फिर से ज्वाइन करो। 6:52, 6:52।